Hello everyone. Today I am going to start Civics Chapter 3, that is Electoral Politics. इलेक्शन आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि इलेक्शन क्या होता है, क्यों होता है और ये ज़रूरी क्यों है हमारी कंट्री के लिए? तो हम आज यही पढ़ेंगे, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्शन क्या होता है, यानी व्हाट इज़ इलेक्शन। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। यानी हम अगर इलेक्शन देने जाते हैं तो हम अपने नेता को चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। इसे इलेक्शन कहा जाता है। इन विच वी कैन चूज़ आर रिप्रेजेंटेटिव। हमें अपने नेता को चुनते हैं, उसे ही इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन से जुड़ी कुछ और बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया में इलेक्शन हर 5 साल में किए जाते हैं और हम इसमें चुनते किसको हैं, आपको ये भी टर्म्स पता होनी चाहिए। कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि पीएम क्या है, सीएम क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिन्हें नहीं पता है तो आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे ये पूरे कंट्री के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये पूरी कंट्री के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम होता है चीफ मिनिस्टर, और ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। यानी यूपी का सीएम अलग होगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सीएम होते हैं ये सिर्फ अपने स्टेट के अंडर में ही होते हैं, उसके बाहर उनका कोई रूल रेगुलेशन मेंटेन नहीं होता है। अगर यूपी का सीएम है मान लीजिए, तो वो यूपी के अंदर तक का ही सारा काम करेगा, उसके बाहर का उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एमपी का कोई और देखेगा। तो ऐसे ही अलग अलग टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, लेकिन जब भी 5 साल पूरे होंगे तो ये इलेक्शन दोबारा से करवाए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब हम देखते हैं व्हाई आर इलेक्शन नीडेड, यानी इलेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये ज़रूरी क्यों है, इलेक्शन क्यों करवाते हैं हम इलेक्शन। तो आपको एक एक करके मैं पॉइंट बता रही हूँ, आप उसे समझ लीजिए और एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, और कहीं ना कहीं अपने नेता को चुनेंगे तभी जाके वो आगे काम वगैरह में हेल्प करेंगे। सेकेंड आता है टू मेक लॉ। हम लॉ नहीं बना सकते, हम आम जनता कानून नहीं बना सकती, क्योंकि हम आम जनता पार्लियामेंट में नहीं बैठती है। पार्लियामेंट में बैठते हैं पीएम, सीएम और जितने भी अदर स्टेट्स के एमएलए वगैरह होते हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं मिलके क्या बनाते हैं, लॉ। तो हमें एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनना होता है जो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाए, कानून बनाए, जो हमारे लिए अच्छा हो। तीसरी बात है टू टेक इलेक्शन इन डिफरेंट सिचुएशन। अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन के लिए भी कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए हम नेता को कहीं ना कहीं इलेक्ट करते हैं। कि मान लीजिए कभी किसी कंट्री पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है या स्टेट पे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो उस टाइम पे कौन डिसीजन लेगा। इसी के लिए हम इलेक्शन करवाते हैं कि हम जिस अपने नेता को चुन रहे हैं उसका ये कर्तव्य बनता है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे सिचुएशन में एक प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल करे और यहाँ पे डिसीजन ले, जिसके डिसीजन वैलिड होंगे और माने जाएंगे और सारी जनता उसको फॉलो करेगी, ठीक है। एंड टू रन अ कंट्री, एक तरीके से पूरी कंट्री को चलाने के लिए भी हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। तो ये वाला टॉपिक आप ऐसे करके लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाई इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शन फ्री और फेयर क्यों होना चाहिए। अगर आपको फ्री और फेयर का मतलब नहीं पता है तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। फ्री और फेयर का मतलब होता है इलेक्शन जो है, जो भी, जैसे मान लीजिए आप इलेक्शन देने जा रहे हैं तो आप फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है, कि आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है कि नहीं आपको इसी पार्टी को वोट देना है, अगर आपने इसको वोट नहीं दिया तो कुछ हो जाएगा या कुछ कर देंगे समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो ये फिर फ्री इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन हमेशा फ्री होना चाहिए और फेयर। फेयर का मतलब है कि इलेक्शन सही तरीके से होना चाहिए। अगर आपने देखा हो इलेक्शन के टाइम पे पुलिस वगैरह वहाँ पे लगी होती है, मिलिट्री लगी होती है, वो इसीलिए होता है ताकि इलेक्शन जो है सही तरीके से हो, इलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो, इस वजह से ये किया जाता है, ठीक है। और जैसे हमने देखा है पहले चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि चाइना में इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को प्रेशर किया जाता है और वहाँ पे ज़्यादा पार्टी है भी नहीं, एक ही पार्टी है, तो एक तरीके से वहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है। इलेक्शन रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए, तभी वो फ्री और फेयर माना जाएगा। 2 और मोर पार्टीज़ होनी चाहिए, यानी जैसे इंडिया में है, एक या एक से ज़्यादा पार्टी हम देखने को बनती है।
अब आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये आपको ध्यान रखना है। बुक में बच्चों को लिखा होता है लेकिन समझ नहीं आता उनको कि ये क्या मतलब है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ये मतलब है कि यहाँ पे जो भी पर्सन 18+ है, यानी अपनी 18 एज क्रॉस कर चुका है, उसे वोट डालने का राइट है। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे अभी आप बच्चे हैं तो अभी आप 9-10 क्लास में, अभी आपकी 18+ एज नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 18+ वाले लोगों के लिए है। ठीक है, जो इसको एज को क्रॉस कर लेंगे उन्हें कहीं ना कहीं वोट डालने का अधिकार है। तो इसे बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इंडिया में क्या सिस्टम है इलेक्शन का, सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है, जो पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती है। सबसे पहला आएगा व्हाट इज़ जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? अब यहाँ पे सिंपल समझिए कि जनरल इलेक्शन होता है जब भी नॉर्मल सिचुएशन, जैसे मान लीजिए जब पीएम के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, जब पीएम के इलेक्शन हुए होंगे और अब जब उसका 5 साल कंप्लीट हो गया है, तब जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं उसे एक जनरल इलेक्शन कहा जाता है। यानी नॉर्मल टाइम पीरियड पूरा होने पे, ठीक है, जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसे हम नॉर्मल इलेक्शन या जनरल इलेक्शन कहा जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। लेकिन अब यहाँ पे बात आएगी बाय इलेक्शन क्या होता है। बाय इलेक्शन का ये मतलब है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन का, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर किसी पीएम का या सीएम की डेथ हो जाती है, ठीक है, और अगर वो रिज़ाइन दे देते हैं, तो उस केस में जो इलेक्शन करवाया जाता है उसे हम नॉर्मल इलेक्शन या जनरल इलेक्शन नहीं बोलते हैं, उसे हम बाय इलेक्शन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, डेथ या रेजिग्नेशन के टाइम पे तब जो इलेक्शन जल्दी करवाए जाते हैं, क्योंकि सीट खाली हो गई है एकदम से, अब हम 5 साल का वेट नहीं कर सकते हैं, तो अब हमें 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होता है, तो इसे हम बाय इलेक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का मतलब होता है हमारी कंट्री पूरे अलग अलग एरिया में बटी हुई है, ठीक है, उनको हमने पार्लियामेंट में सीट दी हुई है उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे मान लेते हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हमारी 543 है, ये एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखिएगा। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हमारी 543 है, उसमें से हमने हर स्टेट को अलग अलग सीट बांटी हुई है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जिसकी पॉपुलेशन जितनी होती है उसको उतनी ज़्यादा सीट मिल जाती है, और अगर जिसकी पॉपुलेशन एवरेज कम होती है तो हम उसे कम सीट देते हैं। जैसे कि यूपी को पार्लियामेंट में 80 सीट मिली हुई है, ठीक है, त्रिपुरा को पार्लियामेंट में सिर्फ 2 ही सीट मिली हुई हैं, सिक्किम को सिर्फ 1 ही सीट मिली हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम और त्रिपुरा की पॉपुलेशन कम है तो हमने उन्हें पार्लियामेंट में कम सीट दी है, और यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूपी को ज़्यादा सीट दी है। तो इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके नाम में ही आ रहा है कि इसमें हम रिजर्वेशन देते हैं। जैसे पार्लियामेंट में भी कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है। एससी यानी शेड्यूल कास्ट को हमने 84 सीट्स प्रोवाइड की हुई हैं अलग से, ठीक है, और एसटी को 47 कहीं ना कहीं एरिया दिया हुआ है, सीट्स दी हुई है। फीमेल को 1/3 सीट्स मिली हुई हैं। तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि वोटर लिस्ट क्या होता है। वोटर लिस्ट जैसे आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि जब वो वोट देने के लिए जाते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं उन्हें ये पता होता है कि हमें कहाँ वोट देने जाना है, किस टाइम वोट देने जाना है, कौन से रूम नंबर में जाना है, अगर आप उनके साथ गए हों तो ये जो वोटर लिस्ट है ना, वोटिंग से पहले कहीं ना कहीं वो की जाती है, निकाली जाती है। उसमें ये बताया जाता है कि आपको कौन से स्कूल में वोट देना है, ठीक है, कौन से रूम नंबर में वोट देना है जाके, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई होती हैं। ये सबका अलग अलग होता है। मेनली अगर हम देखें कि हर एक पर्सन का उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग नियर बाय 2 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल में उसको वोट देने का दिया जाता है। जो भी पर्सन एलिजिबल है उसकी ये वोटर लिस्ट निकलती है। जैसे आप 18+ हो जाएंगे तो आप अपना कहीं ना कहीं वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जब भी अगर इलेक्शन होंगे आगे तो उस इलेक्शन से पहले वोटिंग लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें या तो वो आपके घर में आ जाएगी, नहीं तो आप इलेक्शन के डे पे भी लोग बाहर रहते हैं तो वहाँ से भी मिल जाता है आपको, तो उसे वोटर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉमिनेशन कैंडिडेट क्या होता है। नॉमिनेशन कैंडिडेट, यहाँ पे हम नेता की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेता अगर पार्टी में खड़ा होना चाहता है, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें उसे फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहला है पीएम या सीएम बनने के लिए 25+ एज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप पीएम या सीएम बनना चाहते हैं कल को तो आपकी 25+ एज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप प्रेसिडेंट या गवर्नर बनना चाहते हैं 35+ एज आपकी होनी चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन सेकंड चीज़ देखी जाती है, लेकिन मुझे लगता है ये पता नहीं ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैंने जितने नेता को देखा है आधे से ज़्यादा तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी चल रहे हैं वो,
ठीक है। थर्ड चीज़ आती है कोई पास्ट में अगर केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, यानी कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम रियलिटी जानते हैं कि कितने सारे नेता हैं जिन पे केस चलते हैं। मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रियलिटी कुछ और ही चल रही है यहाँ पे। लिखा कुछ और है, रियलिटी कुछ और चल रही है, ठीक है। बेसिकली बात वो है कि उनके पास पावर है, मनी पावर का वो यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई घूसखोरी का आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं एक कैंडिडेट को जब नेता बनने के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। इलेक्शन कैंपेन आपने भी देखा होगा नॉर्मली कि इलेक्शन के टाइम पे ना वो कहीं न कहीं बीच-बीच में वो गलियों में टेंट लगा के कुछ भाषण दे रहे होते हैं, या कहीं पे प्रोग्राम होता है समथिंग, जहाँ पे वो नेता आते हैं, भाषण देते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, ठीक है। कुछ खिलाते-पिलाते भी हैं, लड्डू भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी बाँटते हैं। तो कुछ लोग जाते भी हैं, बच्चे वगैरह, बच्चों को तो लड्डू से मतलब है बस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी जो चीज़ें की जाती है इसे इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। एक टाइप का प्रॉमिसेस करने का तरीका, गैदरिंग करने का तरीका। पास्ट के कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये किया गया है। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड, वेस्ट बंगाल में लैंड टू द टिलर का स्लोगन दिया गया था। और थर्ड, बहुत सारी रैलीज भी निकाली जाती हैं। रैलीज आपने देखी हो, गली मोहल्लों से ऑटो में भी माइक वगैरह लगा के बोला जाता है, नेता वगैरह भी जा रहे होते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कैंपेन के जरिए बताई जाती हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि इलेक्शन क्या है, क्या नहीं है, क्यों होता है, कैसे हो रहा है इलेक्शन। अब ये सारे इलेक्शन का काम करवाता कौन है? अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारा इलेक्शन का काम करवा कौन रहा है। इसमें एक बॉडी आती है सेंट्रल और स्टेट लेवल के। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एमसीक्यू आता है। सेंट्रल और स्टेट लेवल के इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपको नाम ध्यान रखना है, ECI, ओके। सेंट्रल और स्टेट लेवल के इलेक्शन, यानी मान लीजिए PM और CM के इलेक्शन अगर कोई ऐसा होता है तो ये कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर पंचायत लेवल का इलेक्शन हो रहा है, जैसे गाँव के अंदर भी होता है ना पंचायत लेवल, तो अगर पंचायत लेवल का कोई इलेक्शन है तो उसे कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पंचायत के इलेक्शन करवाता है या नहीं करवाता है। तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ सेंटर और स्टेट के इलेक्शन करवाता है, ना कि पंचायत के। पंचायत का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ECI का अब हम रोल देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है। एक एक करके आप सुन लीजिए। ये सबसे पहले इलेक्शन करवाता है रेगुलर इंटरवल्स पे, जब भी टाइम पूरा हो जाएगा तो ये करवाएगा। अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई या रेजिग्नेशन हो गया, तो उस टाइम पे भी ये इलेक्शन करवाएगा। इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस को फॉलो करवाता है, यानी सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह निकालेगा और उसको फॉलो करवाएगा। इंस्पेक्शन करना, इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने का काम इसी पे जिम्मा होता है। वोट से पहले वोटिंग लिस्ट जारी करना इसी का काम है। पोलिंग बूथ बनाना, पोलिंग बूथ का मतलब होता है जहाँ पे आप इलेक्शन देने जा रहे हैं वो पूरा सेटअप करना, उससे ही पोलिंग बूथ कहते हैं। इलेक्शन डेट, टाइम, डे फिक्स करना, फ्री फेयर इलेक्शन करवाना और एट द एंड रिजल्ट डिक्लेयर करना। और सारी चीज़ें देख रेख में हो रही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ओके। और आपको पता होगा कि जब आप इलेक्शन देने जाते हैं, आपको तो नहीं पता होगा वैसे, जैसे आप अगर आगे जाएंगे इलेक्शन देने के लिए तो वहाँ पे EVM मशीन होती है। पहले तो बैलेट पेपर का यूज़ होता था, मतलब पेपर पे पर्ची वगैरह लिख के काम होता था, लेकिन अब EVM मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके ज़रिए हम वोट देते हैं, जिसमें नॉर्मली पार्टी का नाम लिखा होता है, उसका साइन बना होता है और यहाँ पे एक बटन होता है जिसे आपको प्रेस करना होता है तो आवाज़ आती है और उसके बाद फिर आप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो EVM के ज़रिए अब वोटिंग करवाई जाती है, ओके। सो हम लास्ट टॉपिक पे अब आ गए हैं, चैलेंजेस ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, यानी कुछ कमियाँ हैं जो जिसकी वजह से इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कैंडिडेट के बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर भी वो नेता बन जाते हैं, फिर भी वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, जो कि गलत तरीका है। गलत तरीके से वोट कलेक्ट करना, आप समझ गए होंगे आप, यानी पैसे खिला के या समथिंग कोई और तरीके से अगर वोट इकट्ठा किए जा रहे हैं तो उसे गलत माना जाएगा। रिच पार्टी का एडवांटेज ज़्यादा उठाती हैं और स्मॉल पार्टीज़ को दबाया जाता है, और वोट के बाद पार्टीज अपने प्रोमिसेस भूल जाती है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।